हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका योर कन्फर्टा चैनल पर। और आज जो हम एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति। और इसको जो है हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे और पूरी तरीके से इसे समझने के भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर उठ के आएगा इस चैप्टर को लेके, पहला यह कि हमें दो शब्द समझने हैं जो हमारे हेडलाइन में है। पहला ये समझना है कि फ्रांस क्या है या फ्रेंच क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि रेवोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये दो शब्दों का पहले हम मतलब समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप ये देखिए कि फ्रांस जो कि एक देश है, कहाँ पर ये कंट्री है? यूरोप में। यूरोप एक महाद्वीप है। जैसे कि पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, हमेशा याद रखिए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब क्या कितने महाद्वीप हुए? टोटल 7। और फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप में। तो इसी को जो है फ्रांस को ही इंग्लिश में फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब समझ लीजिए कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर खराबी आ गई हो और उसके बाद उसको रिवाइव करके यानी कि उसे ठीक करके उसमें बदलाव किया जाए ताकि वो बेहतर काम कर सके, तो इसे क्या कहा जाएगा? रेवोल्यूशन कहा जाएगा। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति यानी कि बदलाव होता है। और रेवोल्यूशन में हमेशा याद रखिए कि इसमें जो चेंज ऑफ हार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, यानी हृदय परिवर्तन भी रेवोल्यूशन का ही एक हिस्सा है। जैसे कि अब रेवोल्यूशन को मैं और आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ कि आप एक गांव में रह रहे हैं। वहां पर क्या है कि वहां का जो प्रधान है वो बहुत ज़्यादा चोर है, वो सिर्फ भ्रष्टाचार करना जानता है और कोई काम करना नहीं चाहता है। तो अब वो क्या है कि गांव के सारे लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं और सारे लोग एकजुट होते हैं और एक बहुमत बनाते हैं कि इस प्रधान को यहाँ से हटाना है और हमें एक बेहतर इंसान को इस जगह पे लाना है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़े परिवर्तन की बात हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्रांति कहलाएगी, यही रेवोल्यूशन कहलाता है। और रेवोल्यूशन हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट टर्म में जो होता है वो, यानी कि जो छोटे से समय में जो बदलाव किया जाता है उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति में, देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पे हमें याद रखिएगा कि ये सुबह का मामला रहेगा 14 जुलाई 1779 को, 1789 को, ये याद रखिएगा। द सिटी ऑफ पेरिस। अब पेरिस से हमें क्या याद आता है? पेरिस से सबसे पहले याद रखने का प्रयास करिए कि फ्रांस की राजधानी जो है वो है पेरिस। वॉज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। अलार्म का मतलब ये है कि एकदम की ताबड़तोड़ जो दौड़ भाग की जो माहौल होता है उस स्थिति में है। दरअसल ये जो है ये पूरा दरअसल मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्रांति करने के लिए। जो क्रूर निरंकुश राजा है, जो बहुत ही मतलब घटिया क्वालिटी का जो राजा है, उसके खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो जो राजा क्या कर रहा है कि अब वो ट्रूप तैयार कर रहा है। ट्रूप से मतलब आप ये समझिए कि अपनी सेना को ये बोल रहा है कि आप लोग तैयार रहिए। तो क्या याद रखेंगे आप यहाँ पर? ट्रूप। ट्रूप से क्या मतलब है? सेना से मतलब है। कमांड कर रहा है राजा, ये बोल रहा है कि सेना को तैयार करो सिटी के अंदर जाने के लिए। ये र्यूमर्स भी फैल गई। ये र्यूमर्स का मतलब आप क्या होगा? र्यूमर्स का मतलब होता है अफवाह। और अफवाह, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो गलत चीज होती है वो बहुत तेजी से फैलती है और जो अच्छी चीज होती है उसमें टाइम लगता है। तो र्यूमर्स का क्या मतलब है? अफवाह। और अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर लगभग 7000 औरतें और मर्द एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और उस जगह का नाम क्या है? टाउन हॉल। टाउन हॉल है। और वहां पर जो लोग हैं, लोगों का जो पीपुल मिलिशिया है, यानी कि लोगों के ग्रुप में जो लड़ने वाले लोग होते हैं, वो आक्रामक लोग होते हैं, उनको मिलिशिया बोलते हैं। या छोटी आम आदमी लोगों की सेना को क्या बोला जाता है? मिलिशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिशिया। ये याद रखिएगा। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब क्या है, लोगों के अंदर अफवाह थी। लोगों ने अफवाह सुन रखी थी कि राजा जो है अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है उनके ऊपर हमला करने के लिए। तो अब राजा क्या करेगा? लोगों के अंदर एक वहम बस गया, डर बस गया कि राजा उन पे हमला करेगा, उन्हें जो है खत्म कर देगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स थी उसको जो है तोड़ करके वो जो है ट्रेस पास करके उसके अंदर घुस गए ताकि वो जो है वहां से हथियार इकट्ठा कर सके। क्या इकट्ठा कर सके? हथियार। अब ये देखिए,
फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब याद रखिएगा यहाँ पे हमेशा कि जो एक बड़ा जो ग्रुप है लोगों का, एक बड़ा जत्था या लोगों का एक बड़ा समूह जो है पूर्व में, शहर के पूर्व में जो है मार्च कर देता। मार्च करना मतलब एक साथ चलने से है। मार्च करने का मतलब क्या होगा? एक साथ चलने से है। अब किस दिशा में जाएंगे? पूर्व दिशा में, सिटी के पूर्व में। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिएगा कि आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए, ज़्यादा ये बताइए ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, लोग जो है बहुत तूफान की तेज़ी से जो है, और जो जेल है, जो किलाबंदी वाली जो जेल है, फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट का मतलब क्या होगा? किला होगा, प्रिजन का मतलब क्या होगा? जेल। और इस जेल का नाम क्या है? इस जेल का नाम हमेशा याद रखिए, बास्तील। बास्तील इस जेल का नाम है। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनिशन। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि लोगों को ये उम्मीद थी, जो लोग उधर जत्थे का जत्था जा रहे थे या ग्रुप में जा रहे थे, उन लोगों को ये उम्मीद थी कि वहाँ पर क्या होगा कि जो हथियारों का एक बहुत बड़ा भंडार उन्हें वहाँ पर मिलेगा। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टाइल वॉज किल्ड। अब क्या हुआ कि लोगों और जो आर्म्ड लोग थे, यानी कि जो सैनिक थे, उन लोगों के बीच झड़प हुई और कमांडर जो था बास्तील का, वो वहीं पर मारा गया। और अब क्या होगा कि जब कमांडर मारा गया, कमांडर किनके तरफ से था? राजा की तरफ से था। अब बास्तील क्या है? वो जेल है। और जो लोग मारे जा रहे हैं वो किसके थे? राजा के लोग थे। और किन्हें आज़ाद किया जाएगा? प्रिजनर्स को, जो उसके अंदर कैदी हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। थ्रू दे वेयर ओनली 7 ऑफ देम। और वहां पर सिर्फ खाली 7 लोग ही थे प्रिजनर्स में। येट द बास्तील वॉज हेटेड बाई ऑल। लेकिन बास्तील, क्योंकि वो एक प्रतीक था दमन का, लोगों के ऊपर जो है बुरे व्यवहार का एक वो प्रतीक था, बास्तील जो जेल थी। ठीक है, और उसको जो है तोड़ के लोगों ने ये साबित करने का प्रयास किया कि हम राजा की हर वो बनाई हुई चीज जिससे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है, हम उसे खत्म कर देंगे, उसे तोड़ के उसे तहस नहस कर देंगे। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिस्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप ए सॉवेनिर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब लोगों ने क्या किया कि उस पूरे किले को तोड़ दिया और उसके जितने भी पत्थर थे, यानी उसमें जो बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, उन पत्थरों को उन्होंने क्या किया, उसे मार्केट में बेच दिया और लोगों को ये बताया कि आप इसको अपने पास रखिए, ये एक प्रतीक होगा कि आपने जो है बुराई के खिलाफ एक जो है लंबी लड़ाई लड़ी है और आप, ये प्रतीक है, ये पत्थर प्रतीक है उन सारी चीज़ों के। तो आपको मैं विश करता हूँ कि आपको यहाँ तक जो है समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे। द डे दैट फॉलोड सम मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। अब यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, दंगे बढ़ जाएंगे, लोगों के बीच झड़प बढ़ जा रही है, सैनिक और लोगों, राजा के लोगों और सैनिक और आम आदमी में बहुत तेजी से झड़प बढ़ती जाएगी। और ये झड़प कहाँ होगी? पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, और कंट्री साइड में भी ये होगी। कंट्री साइड से मतलब पेरिस के अलावा भी फ्रांस के अंदर जो अलग अलग जगह हैं वहां पर। मोस्ट पीपल वेयर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब लोग जो है वहां पर क्या है, सबसे ज्यादा किस चीज के लिए जो है वहां पे धरना दे रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, वो है प्राइस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो खाने की जो रोटी होती है। अब क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम लोग क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन क्या है फॉरेनर क्या है, यूरोपियंस क्या खाते हैं, वो खाते हैं ब्रेड। मैटर ही सेम होता है, मैटर सेम ही होता है, गेहूं का ब्रेड भी बनता है, गेहूं की रोटी भी बनती है, लेकिन जगह के हिसाब से जो है कल्चर बदल जाता है। और उनका ब्रेड खाना फ्रांसीसियों का कल्चर है, भारत का कल्चर क्या है, हमारा रोटी खाना। When historians looked back upon the time, और जब जैसे ही जो इतिहासकार होते हैं वो पीछे देखते हैं, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in the France। अब इतिहासकार इस घटना को, खास करके इस दंगे की घटना को और बास्तील के जेल को तोड़ने की घटना को जिस नज़र से देखते हैं, वो क्या है नज़रिया, उन्हें ये लगता है कि ये एक प्रक्रिया है जो एक शुरू हो गई है, घटना एक अच्छे दिनों की जो है शुरुआत होने के लिए एक बड़ी घटना है, और जो है राजा को रास्ते से हटाने के लिए। मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दैट आउटकम। बहुत से लोगों को अंदाजा ही नहीं था। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है, अंदाजा, कि इसका परिणाम क्या होगा, आउटकम यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं था। और हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब इसके बारे में भी हम काफी डिटेल में देखेंगे।
अब आप जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये उस टाइम का पिक्चर है, और देखिए ये यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है, स्टॉर्मिंग द बास्टील, बास्टील को तोड़ने का। ये जो है, ये किला जो है, ये जेल है। कहाँ की जेल है? ये बास्टील की जेल है। अब बास्टील कहाँ पर है? फ्रांस में है, ठीक है। अब आप देखिए, सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ बास्टील आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कॉमरेटिंग द इवेंट। अब कॉमरेटिंग का मतलब क्या होता है? बनाना या उकेरना, ठीक है। डेमोलिशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। देखिए मैं आपको बहुत ही पर्टिकुलर मीनिंग बाय मीनिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको जरूर समझिएगा। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि बास्तील का जेल ही क्यों तोड़ा गया। वजह यह थी कि यह एक प्रतीक था लोगों के साथ जाति का, लोगों के साथ बुरा व्यवहार का। तो लोगों की जो सारी खिसियाहट थी वो बास्तील का जेल था। उन्हें लगता था कि जब तक ये जेल नहीं टूटेगी तब तक हम अपने जो है अच्छे दिनों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और हमारे उसके लिए सबसे जरूरी यही है। तो ये याद रखिएगा कि बास्तील का जेल का संबंध कहाँ से है? फ्रांस में है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब जो है, अब हम शुरू करेंगे एकदम। मैंने जो है होलिस्टिक में जो है आपको बता दिया, होलिस्टिक अप्रोच में, कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो कैसे शुरू हुई, उसका क्या क्या मामला था, आगे धीमे धीमे चीज़ें। अब देखिए, अब यहाँ पर आइए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब क्रांति से पहले की जो है हम फ्रांस के समाज को समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस का जो समाज था उसमें कैसे चीज़ें चल रही थी। अब देखिए 1774, ठीक है, लुईस 16, यानी ये लुईस हैं, ये 16वें हैं राजा, यानी कि लुई फर्स्ट, लुई सेकेंड, लुई थर्ड, लुई फोर्थ, लुई फिफ्थ। तो क्या होता है, ये एक तरीके का पद नाम है, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये लुईस 14 का क्या मतलब है, लुईस 15 का क्या मतलब है, लुईस 16 का मतलब क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये लुईस 16 है, ठीक है। अब देखिए, अब लुई 16 के बारे में पहले हम समझेंगे कि बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंट थ्रोन ऑफ द फ्रांस। ये बॉर्बन फैमिली से संबंध रखते थे, जो फ्रांस का जो सिंहासन था, यानी कि जो गद्दी थी, उसके राजा थे ये। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट। अब इनकी जो है 20 साल की उम्र में ही मैरी एंटोनियट नाम की एक राजकुमारी से शादी हुआ था, जो ऑस्ट्रिया की थी। अब आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और एक अलग कंट्री है, और जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप में एक अलग देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है वियना है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अपॉन हिज accession of the new king found an empty treasure। अब जैसे ही उसको जो राजपाट जो मिला है, तो उसको क्या है, खाली खजाना मिला, ठीक है। उसका जो खजाना कैसा था? खाली था। किसका खजाना खाली था? लुईस 16 का, ठीक है। अब देखिए, आप ये याद रखिएगा कि जो समाज होता है उसके अंदर जो कोई एक राजा व्यक्ति होता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या होता है? उसका ट्रेजर होता है। अगर उसके पास खजाना नहीं, उसके पास पैसा नहीं, उसके पास माल नहीं है, तो वो कैसे अपनी सारे समाज की समस्याओं से लड़ेगा और अपने आप को कैसे जो है एक सीरियस टाइम में रन करेगा, ये एक प्रॉब्लम होती है। अब क्या हुआ, इसके खजाने के खाली होने की वजह भी क्या है? लगातार वहां पे युद्ध हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, खजाना जो है खाली हो गया, ड्रेन्ड हो गया। फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस भी एकदम खत्म हो गए। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज, ठीक है। वर्सलीज का जो दरबार था वो भी बहुत ही खर्चीला दरबार था। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ये होता है सबसे ज्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है। जो आदमी के पास 5 रुपया है, 5 रुपये में बचाना नहीं जानता और टोटल 5 रुपये को खर्चा कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे देखेंगे। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब ये भी याद रखिएगा कि क्या हुआ कि अमेरिका में जो है जो 13 कॉलोनीज थी, और जिन्होंने जो है ब्रिटेन के खिलाफ जो है रेवोल्यूशन किया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन जो किया था ब्रिटेन के खिलाफ, उसमें जो है फ्रांस ने लुईस 16 की अगुवाई में मदद भी की थी। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion लिवरेज टू डेट दैट ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion लिवरेज। अब ये क्या है,
ये यहाँ का पैसा है। इन्होंने क्या किया, 1 बिलियन से ज़्यादा जो है यहाँ के लोगों को उधार दे के रखा था पैसा युद्ध में लड़ने के लिए। और ये बाद में धीमे धीमे क्या हुआ, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 2 बिलियन लिवरेज हो गया। कितना हो गया, 2 बिलियन लिवर। ठीक है, अब ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि लुई 16 ने कहाँ पे मदद की थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन में ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने वाले अमेरिकन को जो है इन्होंने 2 बिलियन से ज़्यादा जो है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, मिलियन और बिलियन का समझा देता हूँ। मिलियन और बिलियन जो है ये इंग्लिश टर्म है, अंग्रेजी में बोले जाने वाले जो हैं मात्रा के शब्द हैं। अब मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 1 बिलियन मतलब 10 करोड़ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब लेंडर्स का मतलब होता है देने वाला। ठीक है, हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो राज्य को उधार देता था। नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट, अब क्या हुआ कि उसने इंटरेस्ट लगाने शुरू कर दिए। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब क्या हुआ कि इनके ऊपर इतना ज़्यादा उधार हो गया, और तो क्या हुआ कि वो बजट कवर करने के लिए उसी में से वो जो है इंटरेस्ट भी पे करने लगे। अब वो अपने डेली बेसिस के जो खर्चे थे, ये जो जैसे कि रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन का जो खर्चा होता है, जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये है कि जैसे कि एक दिन आदमी सुबह उठता है 10 रुपए का ब्रेड लेता है, दिन में जो है 20 रुपए का कुछ और खा लेता है, शाम को 30 रुपए का और कुछ खा लेता है, तो टोटल उसका एक दिन का खर्चा कितना हुआ, रेगुलर एक्सपेंसेस इसी को बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, और फिर उसके बाद और भी बहुत सारे खर्चे थे, जैसे कि आर्मी का खर्चा करना, गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, इन सब का भी खर्चा जो है गवर्नमेंट ही पे करेगी। येट इवन द मेजर्स वुड नॉट हैव सफाइज्ड, और उसके बाद भी जो है खर्चों में कोई कमी नहीं आ रही थी। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। अब यहाँ पर ये याद रखिए कि फ्रेंच सोसाइटी जो है, इनके यहाँ पर खर्चा बढ़ने की वजह क्या थी। अब उसमें देखिए कि इसमें खर्चा बढ़ने की वजह ये थी कि यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी जो थी 3 भागों में जो है विभाजित थी। ठीक है, अब इसको जो है मैं आपको इस मैप के माध्यम से जो है पूरा समझाऊंगा। अब ये देखिए, आप देखिए 3, देखो अब जैसे कि एक सोसाइटी कैसे 3 भागों में विभाजित है उससे आप समझ लीजिए। जैसे कि भारत की सोसाइटी, भारत में क्या होगा कि एक मजदूर वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग है, बीच में क्या होगा, मध्यम वर्ग है। ठीक है, उसी तरीके से फ्रांस की जो सोसाइटी थी क्रांति से पहले जो है किस तरीके से विभाजित थी। तो पहला जो था 3 अलग अलग स्टेट में, ये स्टेट आप समझ लीजिए। ठीक है, किसमें, स्टेट में विभाजित थी। तो पहला स्टेट जो आता है वो था क्लर्जी का। क्लर्जी का मतलब क्या होता है, जो फादर होते हैं, यानी कि धार्मिक जो जितने भी लोग होते हैं उनको क्लर्जी के तहत रखा जाता था। इनकी जो होती है टैक्स फ्री होता था। अब नोबेलिटी दूसरा आते थे, ये लोग वो होते थे जो उच्च वर्ग था समाज का, वो नोबेलिटी के तहत आते थे। और तीसरा वर्ग आता था, 3rd स्टेट में आता था बड़े व्यापारी। ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स जो जैसे जज होते हैं और उसके अंदर भी काम करने वाले लोग होते हैं, लॉयर, वकील लोग। ठीक है, अब इसी के अंदर जो है 3rd स्टेट में क्या आते हैं, पीजेंट आते थे, आर्टिशन का मतलब होता है, देखिए इसमें किसान और ये जितना भी मटका और बाकी सारी चीज़ें जो बनाने वाले होते हैं ये लोग इसमें आते थे। और तीसरा सेक्शन जो 3rd स्टेट में होता था वो इस्तेमाल छोटे किसान होते थे, लैंडलेस लेबर होते थे, वो मजदूर जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, सर्वेंट्स आते थे और जिन्हें नौकर कहा जाता था। तो अब मैंने आपको जो है फ्रेंच सोसाइटी को जो है काफ़ी जो है कंसाइज वे में समझाने का प्रयास किया कि ये 3 अलग अलग जो है भागों में विभाजित होते हैं। तो एक फर्स्ट स्टेट, दूसरा स्टेट, सेकंड स्टेट। पहले स्टेट में कौन आते हैं, क्लर्जी आएंगे, दूसरे में कौन आएंगे, नोबेलिटी आएंगे। नोबेलिटी का मतलब क्या होता है, अपर क्लास, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे चढ़ते हैं। अब आगे देखिए, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स का मैंने जो बताया ना 3 भागों में विभाजित है, was part of feudal system that dated back to the middle ages। अब यह याद रखिएगा कि फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, जमींदार जो सिस्टम होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े जमीन के जो मालिक होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, फ्यूडल सिस्टम के तहत ही उनको रखा जाएगा। दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस, और ये क्या है, इन्हें जो है मिडिल एज जो पुराने टाइम का जो तरीका था उसी के तहत इसको रखा जाएगा। अब इसमें देखिए, द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789।
1789 की क्रांति से पहले जो फ्रांस का जो पूरा समाज था वो पुराने ढर्रे पे बसा हुआ था और उसे जो है पुराने ढर्रे की तरीके ही कहकर बुलाया और समझा जाता था। ठीक है, अब देखिए, शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रांस सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। अब ये बताता भी है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है इकट्ठा होना, एक साथ होने से मतलब होता है। अब देखिए, अब इसको समझिए, पीजेंट, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान होता है। आप जो है इसकी मीनिंग आप चाहें तो कॉपी के अपने बगल में लिख लीजिए, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी। 90% जो फ्रांस का वर्ग था वो कौन था, पीजेंट था। पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान था। हाउ वेयर ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन द लैंड दे कल्टिवेटेड, लेकिन उसमें से बहुत ही छोटा सा ही मात्रा था जिनके पास खुद की जमीन होती थी जिसकी वो खेती करते थे। अबाउट द 60% ऑफ द लैंड वॉज आउंड बाई नोबल्स। अब मैंने नोबल्स, अभी मैंने जो आपको स्टेट का डिवीजन जो किया कि फ्रांस की सोसाइटी 3 भागों में विभाजित है, जो दूसरा जो स्टेट है उसमें क्या है, नोबल्स के बारे में मैंने बात की। अब वो नोबल्स कौन है, 60% जो फ्रांस की जमीन थी वो नोबल्स के पास थी। चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, और चर्च के पास भी थी। और थर्ड स्टेट के जो अमीर अमीर लोग थे उनके पास पूरे फ्रांस की 60% जमीन थी। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबेलिटी enjoyed certain privileges by the birth. The most important of these were exemptions from paying taxes to the states. अब देखिए, अब ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जाति लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार था, दोगलापन की क्या यहाँ पर सीमा थी। अब यहाँ पर लोग क्या करते थे कि जो क्लर्जी था, जो रिलीजियस जो ग्रुप था, और नोबेलिटी जो था, जो अपर क्लास ग्रुप था, यानी कि जिन लोग जो अमीर लोग थे वो क्या करते थे, वो टैक्स देते ही नहीं थे, उन्हें बाय बर्थ ही माफ था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ टैक्स बाय एग्जाम्पल, उन्हें जो है माफ कर दिया गया था कि आपको टैक्स देना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए, द नोबल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब देखिए, नोबल्स को जो है टैक्स भी नहीं देना था, लेकिन उन्हें जो है सारे जितने प्रिविलेजेस होते हैं, जो सारी बड़ी बड़ी फायदे की चीजें होती हैं, वो उनको माफ किया गया था। उनको बोला गया था कि आप जो है इसका एंजॉयमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। अब क्या है कि उन्होंने जो है माफ कर दिया, उनको किसानों को दे दिया। Peasants were obliged to render service to the lords, to work in his house and fields, to serve in the army, to participate in the building forts. अब इसमें क्या है, अब इसमें आप ये देखिए कि उन्हें जो है किसान क्या करते थे, किसान काम भी करते थे, घर में भी काम करते थे, खेत में भी काम करते थे, आर्मी के लिए भी काम करते थे, लेकिन टैक्स भी उन्हीं के माध्यम से दिया जाता था। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश यानी कि गुस्सा आ रहा था। अब देखिए, अब आगे देखते हैं। The church to extracted its share of taxes called tithes from the peasants. अब यह क्या है, चर्च जो है अपना जो शेयर का जो हिस्सा होता था वो जो है किसानों से लेता था, और उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था टिथेस। ये देखिए क्या कहा जाता था उससे, टिथेस। क्या कहा जाएगा, टिथेस कहा जाएगा। और फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और तीसरा जो स्टेट था उसके अंदर के जितने भी लोग थे उन्हें टैक्स देना पड़ता था, और ये इंक्लूड किया था डायरेक्ट टैक्स में, जिसे क्या कहा जाएगा, टाइले कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टाइले। अब देखिए, अब दो चीज यहाँ पे हमेशा आप याद रखिए कि टीथेस क्या है और टाइले क्या है। टीथेस वो टैक्स है जो किसान चर्च को देता है, ठीक है, और दूसरा एक डायरेक्ट टैक्स है जिसे क्या कहा जाएगा, टाइले कहा जाएगा। और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो बाई फेस ले लिया जाता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि देता कोई और है, भरता कोई और है, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका टाइले, जो कि डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अब ठीक है, अब हम लोग क्या है, ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं जिनको हम सीखने का प्रयास करेंगे। अब हमें देखना है कि लीवरे क्या है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। 1794 में से पहले एक मुद्रा जो फ्रांस में चलती थी उसे लीवरे कहा जाता था, और इसे डिसकंटिन्यूड कर दिया गया, यानी कि 1794 के बाद यह मुद्रा जो है फ्रांस में चलना बंद हो गई। तो अगर आपके पेपर में, जैसे कि आप हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बाकी सारे जो पेपर्स हैं आप दे रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर
एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि लीवरे क्या है। तो आप ये याद रखिएगा, लीवरे जो है 1794 से पहले जो फ्रांस में एक मुद्रा चलती थी यानी पैसा चलता था, उसका नाम था लीवरे। देखिए मैंने आपको क्लर्जी के बारे में बताया, एक ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। चर्च से जुड़े हुए वो लोग जो चर्च से रिलेटेड कार्य को करते हैं वो क्या कहलाएगा, क्लर्जी कहलाएगा। रिलीजियस लोग हैं ये, जैसे कि हिंदू लोगों में पुजारी होते हैं, मुस्लिम लोगों में मौलाना या मौलवी होते हैं, और क्रिश्चियन लोगों में क्रिश्चियन लोगों में क्या होते हैं, फादर होते हैं। और वैसे ही जैसे कि यहूदी लोगों में रब्बाई होते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, क्लर्जी कहलाएंगे। ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम देखेंगे टीथे। टीथे क्या है, ए टैक्स लेवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब ये देखिए, चर्च जो है एक टैक्स लगाएगी, ठीक है, चर्च एक टैक्स लगाएगी। टैक्स जो होता है कर होता है, और वो 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता है, तो वो 1/10 हिस्सा होता है पूरा। देखो जैसे कि 10 किलो जो है 100 किलो आप जैसे कि मान लीजिए कि 100 किलो आपके खेत में गेहूं हुआ, तो चर्च आपके ऊपर जब टीथे कर लगा देगा या टैक्स लगा देगा, तो आपको अपना 100 किलो का 1/10 यानी कि 10 किलो जो है आपको चर्च को देना पड़ेगा। ये कानून क्या कहलाएगा, टीथे कहलाएगा। अब टाइले क्या है, टैक्स टू द पेस डायरेक्टली टू द स्टेट। यह एक तरीके का प्रत्यक्ष है, हैंड टू हैंड टैक्स है, जो आपको किसे देना है, स्टेट को देना है। तो किसे देना है, स्टेट को देना है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अब ये देख लीजिए, अब ये बैठे हुए हैं, ये नोबल आदमी हैं, ठीक है, नोबेलिटी के ये हिस्से हैं, और ये कौन है, गरीब आदमी है, ये टैक्स पेड कर रहा है, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये आदमी कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन ये टैक्स ले रहा है, ये आदमी दिन भर मेहनत करता है लेकिन ये टैक्स दे रहा है, ठीक है। आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट इज द फ्लाई। अब यहाँ पर ये देखिए कोड भी लिखा हुआ है, इसमें ये कहा गया कि नोबल मैन जो होता है ना वो मकड़ी होता है, वो मतलब खून चूसने वाला होता है, और पीजेंट जो होता है क्या होता है, वो मक्खी होता है, कमजोर होता है। द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। और इस पे जो है एक कोट ये भी लिखा हुआ गया है, जिसमें ये कहा गया है कि देखिए क्या लिखा हुआ है, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स, कि यानी जो लालची व्यक्ति होता है उसके पास चाहे जितना हो जाए लेकिन वो क्या करेगा, वो मांगने से बाज नहीं आएगा, वो मांगता ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है अगला जो 1.1 का सेक्शन है उसमें हम देखेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखिए 1715 से पहले जो फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 23 मिलियन थी, और 1789 के बाद उसकी जनसंख्या कितनी हो गई, 28 मिलियन। तो अब क्या होगा, 28 मिलियन से आप समझ रहे हैं ना, मैंने आपको क्या बताया था। आप मुझे जो है कमेंट करिए ये मिलियन वाला जो है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं और 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं, तब मैं समझूंगा कि हाँ सीरियसली आप मेरा वीडियो जो है या लेक्चर आप मुझे देख रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। This led to a rapid increase in the demand for food grains। इससे क्या होगा, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, लोगों को अब खाने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जिस तरीके की ज़रूरत है उस हिसाब से खेती नहीं हो रही थी, मौसम का भी प्रभाव पड़ रहा था, लोग भी दंगे वगैरह में, और बाकी जो है गवर्नमेंट भी परेशान कर रही थी, ठीक है। मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एट लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ऑनर फिक्स देयर वेजेस। अब क्या है कि ज़्यादातर लोगों की जो है मजदूरी जो है फिक्स कर दी गई थी मकान मालिकों के द्वारा, और उनसे ये कहा गया था कि भैया देखो आपको हम 100 रुपया देंगे चाहे आप करो या ना करो, ठीक है। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। अब लेकिन क्या है कि अब भाई 100 रुपये जो है मजदूरी मिल रही है लेकिन 150 का सामान मिल रहा है, तो इससे क्या है लोगों के अंदर गुस्सा आ रहा था। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया। अब इसका सब्सिस्टेंस क्राइसिस का क्या मतलब होता है, आप ये देखिए, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इंडेंजर्ड, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि एक ऐसी बुरी हालात जिसमें आदमी का रोटी कपड़ा मकान वाली जो सिचुएशन होती है ना, कि यानी कि बेसिक जो नीड्स होती हैं उसके लिए भी मोहताज हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सबसिस्टेंस क्राइसिस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अज्ञात। वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, कोई एक व्यक्ति है जिसका कोई नाम वाम नहीं पता है तो उसे क्या कहा जाएगा, एनोनिमस कहा जाएगा, जिसे हिंदी में अज्ञात कहते हैं। देखिए
अब मैं आपको इस चार्ट के थ्रू जो है सबसिस्टेंस क्राइसिस कैसे होता है उसको जो मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊँ। देखिए, ख़राब खेती हुई, ठीक है, खेती खराब हुई, द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, और क्या होगा, जो गरीब आदमी होगा वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा, जब उसके पास पैसा ही नहीं तो कैसे ब्रेड खरीदेगा। और डिसीज़, और उसके पास जो है चीज़ें जो हैं बुरी होती जाएंगी, और डिसीज़ इपिडेमिक्स भी फैल जाएगा, जैसे महामारी फैल जाएगी, और लोग डे बाय डे कमजोरी से मरते चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, एक साइकिल में जो है ये पूरी चीज़ घटित होगी। अब देखिए, अब मैं अगला जो आपको बताऊंगा, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इनटू प्रिविलेजेस। अब क्या है, लोगों के मन में जो है एक तरीके की बात फैलने लगेगी कि जो प्रिविलेजेस है, लोगों को जो बहुत अलग अलग जो उपलब्धियां हैं, जो प्रिविलेजेस का मतलब फ़ायदे से होता है, उनको ख़त्म किया जाएगा। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर, देखिए पीजेंट्स का मतलब किसान, वर्कर का मतलब लेबर्स, हैज़ पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, और खाने और टैक्स की वजह से लोगों के अंदर जो तकलीफ बढ़ गई थी उसके जो है खिलाफ जो है लोग रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, क्रांति होती है। रिवोल्ट, रेवोल्यूशन, ये सब विद्रोह, क्रांति है। विद्रोह छोटा होता है, रेवोल्यूशन बड़ा होता है। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब आप हमेशा ये याद रखिए, यहाँ पर यह भी बताया जाएगा कि कैसे जो प्रोग्राम्स का कैरी आउट करने का जो पूरा तरीका होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने का तरीका है, लोगों के पास उन सारी चीज़ों की कमी थी। अब देखिए आगे, द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। अब नए नए ग्रुप तैयार हो रहे थे जो लोगों के हक के बारे में बात कर रहे थे, उनके राइट्स के बारे में बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि तुम्हें जो है फ्री में किसी का काम करना नहीं है, तुम्हें जो है एक अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर की ज़रूरत है, और इसके लिए तुम्हें क्रांति करनी पड़ेगी। और यह क्लास क्या कहलाया, मिडिल क्लास कहलाया, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer members of society। तो अब यहाँ पर क्या आप समझेंगे कि जो लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उन्होंने काम किया, ठीक है, उन्होंने अच्छे अच्छे सामान बनाए, सिल्क का, टेक्सटाइल कपड़ों की उन्होंने व्यापार किया, और उसके जो है सोसाइटी में जो है धीमे धीमे क्या है वो प्रॉस्पेरिटी ला रहे थे, लोगों को मजबूत कर रहे थे, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेशन सच एज लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब देखिए, थर्ड जो स्टेट है उसमें पहले क्या था, सिर्फ उसमें खेती में लोग काम करने वाले थे, लेकिन अब कौन से लोग हैं, अब उसमें बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं, और वो लोग क्या होंगे, अब वो लोग लॉयर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी वर्ग भी उसमें जुड़ जाएगा, और उनके अंदर जो है मेरिट वगैरह भी आ जाएंगी। दीज आइडियाज़ इन विसेजिंग ए सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। और ये सारे जो विचार हैं लोगों को इस तरीके से प्रोवोक करेगा कि तुम्हें आज़ादी चाहिए, तुम्हें अच्छे कानूनों की ज़रूरत है, ठीक है। अब उसी टाइम जो है कई लोगों ने जो है अच्छी बेहतर किताबें भी लिखी। इन किताबों का नाम आप याद रखिएगा कि जॉन लॉक ने और जीन जैक रूसो, इन्होंने जो किताब लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, लॉक शॉट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। लॉक ने ये बोल दिया कि राजा सर्वोच्च होता है और राजा जो है भगवान का धरती पर प्रतिनिधि है। मैं इस बात का विरोध करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, राजा भी एक आम आदमी है, बस वो एक सर्वोच्च पद पर है, ठीक है। रूसो जो है, रूसो में भी क्या आइडिया को फॉरवर्ड किया, उन्होंने भी कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के महत्व जो है लोगों का ये काम है, राजा का एक काम है कि लोगों को उनका हक दे, उनकी भलाई चाहे, ठीक है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने जो है एक प्रपोज किया एक डिवीज़न कि पावर में का जो डिवीज़न होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि न्याय का काम पहले क्या होता था, राजा लोगों का सिस्टम ये था कि जज भी वही थे और कानून बनाने का काम भी वही था। तो कहीं ना कहीं एक बात की गई कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जज अलग होने चाहिए, कानून बनाने वाले अलग होने चाहिए, कानून लागू करने वाले अलग होने चाहिए। तो अब आप देखिए यहाँ पे 3 टर्म है, एक लेजिस्लेटिव है जो कानून बनाता है, उसे जो है क्या कहा जाएगा, लेजिस्लेटिव कहा जाएगा। एग्जीक्यूटिव, उसका मतलब होता है जो एग्जीक्यूट करता है, जो कानून को लागू करता है। जुडिशरी, जो न्याय करता है, ठीक है। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, और यही जो है तरीका पूरे विश्व में लगाया जाएगा। देखिए जैसे भारत में ही देख लीजिए आप, भारत में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट अलग है, कानून बनाने वाला एक मंत्रिपरिषद है,
ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से कानून बनाता है, फिर उस मंत्रिपरिषद के माध्यम से सदन यानी कि पार्लियामेंट जो है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये सारे आइडियाज़ जो हैं कहाँ से आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। द आइडिया ऑफ दीज फिलोसफर्स वेयर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून्स एंड कॉफ़ी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। और क्या होगा, इन सारे जो आइडियाज़ का प्रचार प्रसार जो है कहाँ किया जाएगा, राजा कॉफ़ी हाउसेज में बात किया जाएगा, जहाँ पे लोग दाढ़ी बनवाते हैं वहाँ पे भी लोग चर्चा करेंगे, किताबों के बारे में बात होगी, अखबार के बारे में बात होगी। दीज वी आर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। उन लोगों को भी बताया जा रहा है जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्सेस टू बी एबल द मीड एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। और अब फाइनली जो मैं इस चैप्टर की आखिरी 3 लाइनों के बारे में जो मैं डिस्कशन करके इस चैप्टर को क्लोज करूँगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है पार्ट 1 ये रहेगा कि लोगों को बताया जा रहा है। अब किसी ने ये र्यूमर फैला दी कि राजा जो हैं अचानक से फिर जो है और कानून लगाने का प्रयास करेगा और जो बड़े बड़े कानून जो हैं लोगों के बीच में लगाएगा और टैक्सेस लगाएगा, और लोगों के अंदर गुस्सा को भर गया और लोग जो हैं क्रांति करने के लिए, विद्रोह करने के लिए एकदम तैयार हो गए। तो आई होप, मैं विश करता हूँ कि आपको जो है ये काफ़ी समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई डाउट रह गया तो आप जो है मुझसे कमेंट में जो है अपने डाउट क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो है मैं जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है 2 दिन के गैप में मैं अपलोड करूँगा। तो थैंक यू।